नमस्कार, मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं 6 अक्टूबर 2024 को हुई RSCIT एग्जाम की आंसर की व्याख्या के साथ लेके आई हूँ। मेरे चैनल पर आपको सबसे पहले सबसे सटीक और सबसे सही आंसर व्याख्या के साथ मिलेंगे। तो आइए देखें 6 अक्टूबर 2024 को हुई RSCIT एग्जाम की आंसर की। मैं आपको आंसर्स बताऊं उसके पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। आइए अब देखते हैं 6 अक्टूबर 2024 को हुई RSCIT एग्जाम की सॉल्व्ड आंसर की। आपको यहाँ मैं एक जानकारी और देना चाहूँगी। जिन लोगों ने मेरे मॉक टेस्ट के क्वेश्चन पेपर से तैयारी की है उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि 20 से 25 क्वेश्चन मेरे पिछले 4 मॉक टेस्ट में से इस एग्जाम पेपर में आए हैं। तो वे लोग तो पास होने वाले हैं निश्चित रूप से, मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकती हूँ। आइए अब देखें पहला प्रश्न है विंडोज 11 में वह क्षेत्र जिसमें पृष्ठभूमि चित्र यानी वॉलपेपर, आइकन और टास्क बार शामिल होते हैं। इसके 4 उत्तर है कंप्यूटर बूट, सिस्टम ट्रे, डेस्कटॉप, आइकन्स। तो इसका सही उत्तर है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप वह स्थान होता है जिसमें आपका वॉलपेपर लगा होता है जो कि आपकी बैकग्राउंड को दिखाता है, आइकन्स रखे होते हैं प्रोग्राम्स के और टास्क बार शामिल होती है। तो ये चीज डेस्कटॉप कहलाती है। दूसरा प्रश्न है MS वर्ड 2019 में डैश 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 टैब में होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस आदि जैसे विकल्प होते हैं। इसके 4 उत्तर दिए। स्थिति, रिबिन, शीर्षक, स्क्रॉल बार। तो सही उत्तर है रिबिन। रिबिन में टैब के अंदर होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस रिबिन टैब होते हैं जिन पे हम क्लिक करके होम रिबिन या इंसर्ट रिबिन ओपन कर सकते हैं और उनके द्वारा कमांड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, UPI का फुल फॉर्म क्या है? 4 उत्तर दिए हैं। यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, अल्ट्रा पेमेंट इनपुट, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, अनस्ट्रक्चर्ड पेमेंट इनवॉइस। तो सही उत्तर है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है? 4 उत्तर दिए हैं। पहला, आप इसे कभी भी 24/7 उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, इसमें दूसरों की तुलना में कम समय लगता है। तीसरा, यह पैसे को तुरंत प्राप्तकर्ता के खाते में स्थानांतरित कर देता है। चौथा, आप सिस्टम को डीमॉड्यूलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ चौथा नहीं है कि सिस्टम को डीमॉड्यूलेट और मॉड्यूलेट कर सकते हैं। बाकी उपरोक्त तीनों जो दिए हैं वो ऑनलाइन बैंकिंग के लाभ हैं कि आप कभी भी उपयोग कर सकते हैं 24/7, कम समय लगता है और खातों में तुरंत पैसा ट्रांसफर हो जाता है। 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दी गई तालिका में सही मिलान विकल्प का चयन कीजिए। इसमें हमें तालिका में 2 तालिकाएं दी गई है यानी 2 ऑप्शन दिए, एक ई-कॉमर्स परिदृश्य और उनके उदाहरण। पहला ई कॉमर्स परिदृश्य है B2C जिसे कहा जाता है बिजनेसमैन टू कस्टमर और उसकी साइट होती है www.amazon.in। तो पहले का उत्तर R रहेगा। दूसरा है B2B जिसको कहा जाता है बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन और इसके लिए जो साइट यूज की जाती है वो है india.alibaba.com। तो दूसरे का Q आंसर रहेगा। और तीसरा है C2C और C2C होता है कस्टमर टू कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर और इसके लिए जो साइट यूज की जाती है वो है www.ebay.in। तो इस तरह से ये जो तीनों ऑप्शन है, पहले का R, दूसरे का Q और तीसरे का P, ये सही दिखाई दे रहा है आपको D में। तो इसलिए सही उत्तर है D, पहले का R, दूसरे का Q, तीसरे का P और बाकी के ऊपर वाले तीनों सही मिलान नहीं है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक के रूप में जाना जाता है जिसका उद्देश्य आधिकारिक दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों को मान्य करने की सुविधा प्रदान करता है? 4 उत्तर दिए, NPTEL, राजीज्ञान, राजीवॉल्ट, कोर्सरा। तो सही उत्तर है राजीवॉल्ट। यह राजस्थान सरकार का एक पोर्टल है जिसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके रख सकते हो और कहीं पे भी उनको ओपन करके और एक्सेस कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो शुरू करने के लिए 4 उत्तर दिए, F5 की प्रेस कीजिए, स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो विकल्प चुनिए, स्लाइड शो मेन्यू से रिहर्सल टाइमिंग चुनिए और या तो विकल्प A या विकल्प B। तो इसका सही उत्तर है A,
जिसमें F5 की प्रेस करके आप प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो शुरू कर सकते हैं। स्लाइड शो मेन्यू में व्यू शो विकल्प ही नहीं होता है और स्लाइड शो मेन्यू के रिहर्सल टाइमिंग से हम प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो शुरू नहीं करवा सकते, इसलिए सही उत्तर ए है। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से बैंकिंग उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में चेक को संभालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका 4 उत्तर दिए। पहला डिजिटाइजर, दूसरा MICR, तीसरा बारकोड रीडर और चौथा कैप्चा। तो इसका सही उत्तर है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशंस, जो कि चेक में दी गई चेक संख्या को पढ़ता है और उसको कंप्यूटर में इंसर्ट करवाता है, इसलिए ये एक इनपुट डिवाइस भी और चेक को हैंडल करने का के लिए यूज भी किया जाता है। 9वां प्रश्न है, भंडारण क्षमता के आरोही क्रम के अनुसार सही विकल्प चुनिए। आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसके 4 उत्तर दिए हुए हैं। पहला है CDRW, फिर DVD, फिर ब्लू रे डिस्क, फिर हार्ड डिस्क। दूसरा है CDRW, फिर DVD, फिर हार्ड डिस्क, फिर ब्लू रे डिस्क। तीसरा है CDRW, फिर ब्लू रे डिस्क, फिर DVD, फिर हार्ड डिस्क। और चौथा है DVD, ब्लू रे डिस्क, हार्ड डिस्क और CDRW। तो सही उत्तर है, बढ़ते क्रम में यदि हम देखें तो सबसे कम कैपेसिटी होती है CDRW की, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा कैपेसिटी होती है DVD की, फिर उससे ज़्यादा कैपेसिटी होती है ब्लू रे डिस्क की और सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है हार्ड डिस्क की। तो ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 10वां, टॉगल की के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 4 उत्तर दिए, कैप्स लॉक, न्यूमेरिकल लॉक, स्क्रॉल लॉक, कुंजी और ये सभी। तो इसका सही उत्तर है डी। ये तीनों जो कीज बताइए, कैप्स लॉक, न्यूमेरिकल लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये कीज टॉगल की कहलाती, क्योंकि इनको एक बार प्रेस करके ऑन किया जाता है, दूसरी बार प्रेस करके इनको ऑफ किया जाता है, इसलिए ये सारी टॉगल कीज हैं। 11वां प्रश्न है, किसी दस्तावेज में हेडर और फुटर जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके 4 उत्तर दिए हैं। किसी दस्तावेज के दृश्य को बेहतर बनाने के लिए, दूसरा पृष्ठ के आरंभ और अंत को चिन्हित करने के लिए, तीसरा किसी बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाने के लिए, चौथा दस्तावेज को ईमेल करने के लिए। तो इसका सही उत्तर है किसी बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाने के लिए। किसी भी डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर ऊपर और नीचे की तरफ, डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसा टेक्स्ट जो कि हर पेज पे हम रिपीट करवाना चाहते हैं वो जोड़ा जाता है, तो वो डॉक्यूमेंट को इजीली पठनीय बनाने के लिए जोड़ा जाता है, जिससे कि हमें चैप्टर का नाम पता चल जाए, पेज नंबर पता चल जाए, जिससे हम आसानी से वहाँ पहुँच जाए। इसलिए इसका सही उत्तर है सी, किसी बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाने के लिए। अगला प्रश्न है 12वां, डैश 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 सर्च इंजन द्वारा प्रबंधित प्रक्रियाएं हैं। 4 उत्तर दिए, मेल मर्ज करें, लिखे और ड्राफ्ट करें, दूसरा है स्टार बस मेश, तीसरा है मिनी माइक्रो मैन फ्रेम, चौथा है वेब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड सर्चिंग। तो आपकी जानकारी के लिए यहाँ मैं चारों उत्तर को भी डिस्क्राइब करूंगी, पहले सही उत्तर बता रही हूँ। सही उत्तर है डी, वेब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड सर्चिंग। सर्च इंजन द्वारा जो प्रोसेस होती है वो ये होती है। मेल मर्ज करें, लिखें और ड्राफ्ट करें, ये मेल मर्ज प्रोसेस के स्टेप्स हैं। स्टार बस और मैश ये टोपोलॉजी के नाम है। मिनी माइक्रो और मैन फ्रेम कंप्यूटर के टाइप हैं और वेब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड सर्चिंग सर्च इंजन की प्रोसेस है। अगला 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन URL http://www.vmou.ac.in में प्रोटोकॉल का प्रतिनिधित्व करता है? इसके लिए 4 उत्तर दिए, VMOU, दूसरा है .ac.in, तीसरा है www.vmou.ac.in और चौथा है HTTP। तो HTTP प्रोटोकॉल होता है जिसे कहा जाता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में साइबर अपराध और ई-कॉमर्स से संबंधित प्राथमिक कानून है? 4 उत्तर दिए, भारत IT अधिनियम 2000, भारत कंप्यूटर अधिनियम 2012, भारत साइबर अपराध अधिनियम 1989, भारत ई-कॉमर्स अधिनियम 1991। तो इसका सही उत्तर है ए, भारत IT अधिनियम 2000। सन 2000 में एक कानून बनाया गया था भारत सरकार द्वारा, जो कि ई-कॉमर्स और साइबर अपराध से संबंधित सारी नियमों को उसमें शामिल किया गया था। तो ये एक्ट है भारत IT अधिनियम 2000। अगला प्रश्न है 15वां,
आप निम्न का उपयोग करके कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। 4 उत्तर दिए, दस्तावेज, एक्सेल, पीपीटी आदि, यूट्यूब, गूगल प्ले, आउटलुक इत्यादि। तीसरा है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि। चौथा है एसएसओ, पीआरएसवाई, एलपीजी आदि। तो इसका सही उत्तर है सी, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर। ये तीनों सोशल मीडिया वेबसाइट्स कहलाती है जिनकी सहायता से आप इन पे जुड़े हुए आपके फ्रेंड्स को मैसेज भेज सकते हो, पिक्चर्स भेज सकते हो, वीडियोस वगैरह भेज सकते हो। 16वां प्रश्न है, किसी फाइल को सीडी से हार्ड डिस्क पर कॉपी करना और फिर हार्ड डिस्क पर कॉपी खोलना क्यों बेहतर है? 4 उत्तर दिए, एक सीडी को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से ले जाया जा सकता है। दूसरा है हार्ड डिस्क पर अधिक संग्रहित कर सकते हैं। तीसरा है कंप्यूटर सीडी पर संग्रहित फाइलों को खोला नहीं जाता है। चौथा है हार्ड डिस्क को पढ़ना अधिक तेज और सुरक्षित होता है। तो इसका सही उत्तर है डी, हार्ड डिस्क पे जो भी डेटा होता है उसको पढ़ना ज़्यादा फास्ट और सिक्योर होता है, इसलिए हार्ड डिस्क पर कोई भी फाइल को ओपन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 17वां, डिजिटल फोटोग्राफ की छवि बनाने के लिए बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? 4 उत्तर दिए, पिक्सेल, रिजोल्यूशन बिंदु, डिजिटल बिंदु, पॉइंट्स। तो इसका सही उत्तर है पिक्सेल्स। एक स्क्रीन पे जो पॉइंट्स मिलते हैं हम उनको पिक्सेल्स कहते हैं, और जितने बारीक पिक्सेल्स होंगे उतनी छवि बहुत सुंदर बनेगी, उसका रिजोल्यूशन उतना अच्छा होगा, तो इसलिए उसे पिक्सेल्स कहा जाता है। 18वां प्रश्न है, 2 कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है एनवीएसपी मतदाताओं को अपनी मतदान प्रविष्टियों को ऑनलाइन सही करने की अनुमति देता है, और दूसरा है आईआरसीटीसी उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन रेलवे आरक्षण सेवाओं में मदद करता है। तो इसके 4 उत्तर दिए हुए हैं, सही विकल्प हमें चुनना है। पहला है कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। दूसरा है कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। तीसरा है कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत है। चौथा है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। तो इसका सही उत्तर है डी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। एनवीएसपी जो है साइट पोर्टल जो है सरकार का नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, इस पोर्टल के द्वारा मतदाता अपनी प्रविष्टियों को ऑनलाइन सही करवा सकते हैं। और आईआरसीटीसी ये रेलवे का पोर्टल है जो ऑनलाइन रेलवे आरक्षण के लिए मदद करता है। अगला क्वेश्चन है 19वां, एमएस एक्सेल 2019 में डैश 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 फंक्शन उस सेल को गिनता है जो खाली नहीं है। तो इसके लिए 4 उत्तर दिए, काउंट फंक्शन, काउंट ब्लैंक फंक्शन, काउंटा फंक्शन और वीलुक फंक्शन। तो काउंटा फंक्शन में यदि कोई ब्लैंक सेल भी है इसकी रेंज में तो उनको वो काउंट नहीं करेगा, बस उन्हीं सेल्स को काउंट करेगा जिनमें वैल्यूज है। तो इसलिए इसका सही उत्तर है सी। अगला 20वां प्रश्न है, सेल की रेंज के लिए सेल रेफरेंस जो सेल B1 से प्रारंभ होकर कॉलम G तक और नीचे रो 10 तक जाता है। तो इसके लिए 4 उत्तर दिए हैं, G1 डैश G10, इससे केवल G1 से लेके G10 तक की ही यानी कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, G वाला G1 से लेके G10 तक, इसलिए ये सही उत्तर नहीं है। और वैसे भी इसमें डैश का साइन लगा हुआ है तो वो भी रेंज के लिए नहीं आता है। B1 डॉट G10 ये डॉट का साइन रेंज को सेल की रेंज को नहीं रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये भी सही उत्तर नहीं है। B1 कॉलन सेमी कॉलन G10, तो सेमी कॉलन भी सही साइन नहीं है। लास्ट जो है चौथा B1 कॉलन G10, तो ये सही साइन है, इसलिए इसमें B1 से स्टार्ट होगी सेल रेंज और G10 तक जाएगी, मतलब एक स्क्वायर फॉर्मेट में, रेक्टेंगल फॉर्मेट में B1 से लेके B10, C1 से लेके C10, D1 से लेके D10, E1 से लेके E10, F1 से लेके F10 और G1 से लेके G10 तक की पूरी सेल रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न है 21वां, जब आप पावर पॉइंट में पहले से डाली गई किसी छवि को संपादित करते हैं तो क्या होता है? 4 उत्तर दिए। पहला है सोर्स फाइल जो पहले से डाली गई थी नहीं बदलती है। दूसरा है सोर्स फाइल जो पहले से डाली गई थी बदल सकती है। तीसरा है सहेजे जाने पर एक प्रस्तुति सोर्स फाइल में परिवर्तित हो जाती है। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है जो सोर्स फाइल पहले से डली हुई थी उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। अगला 22वां प्रश्न है, स्प्रेडशीट बनाने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। इसमें 4 उत्तर दिए। पहला है गूगल शीट, MS एक्सेल, लिब्रे इम्प्रेस। दूसरा है गूगल शीट, MS एक्सेल, लिब्रे कैल्क।
तीसरा है गूगल शीट, MS एक्सेस, लिब्रे कैल्क, चौथा है गूगल डॉक्स, MS एक्सेल, लिब्रे कैल्क। तो हमें यहाँ पर स्प्रेडशीट बनाने के लिए कहा गया है, जो गूगल शीट की सहायता से भी बनती है, MS एक्सेल के द्वारा भी बनती है और लिब्रे कैल्क नाम के सॉफ्टवेयर से भी हम स्प्रेडशीट को बना सकते हैं। अगला 23वां प्रश्न है, नंबर पैड की दिशात्मक तीर के रूप में कार्य करने के लिए आप कौन सी की प्रेस करेंगे? 4 उत्तर दिए, एरो लॉक, कैप्स लॉक, न्यूमेरिक लॉक और शिफ्ट। तो इसका सही उत्तर है सी, न्यूमेरिकल लॉक की को मैंने अभी पहले भी बताया था, टॉगल की कहते हैं। एक बार प्रेस करने पे ये ऑन होती है, ऑन होने पे तो नंबर्स टाइप होते हैं, और दूसरी बार प्रेस करें तो ये ऑफ हो जाती है। ऑफ होने पे इनके नीचे जो साइन बने होते हैं वो वर्क करने लग जाते हैं, तो उनमें जो एरो के साइन बने उन पे उनसे काम करना है। तो न्यूमेरिकल लॉक की को हम प्रेस करेंगे, उसको ऑफ करेंगे तो वो कार्य करेंगे। अगला 24वां प्रश्न है, MS एक्सेल 2019 में सबसे ऊपर बाई ओर वाले सेल का एड्रेस क्या होगा? 4 उत्तर दिए हैं, A1 www.vmou.ac.in, AZ और 1A। तो इसका सही उत्तर है A1। MS एक्सेल में रो और कॉलम के इंसर्शन पॉइंट को सेल कहते हैं, और उनका एड्रेस जब निकाला जाता है तो पहले कॉलम की वैल्यू को बोला जाता है, फिर रो की वैल्यू को बोला जाता है। तो वो फॉर्मेट जो दिखाई दे रहा है कि पहले कॉलम की वैल्यू फिर रो की वैल्यू, वो केवल ए में ही दिखाई दे रहा है, A1। सी में AZ दिखाई दे रहा है जो दोनों कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं, और 1A का मतलब है पहले रो और फिर कॉलम, तो वो भी सही नहीं है। और www.vmou.ac.in ये वेबसाइट का एड्रेस है। अगला प्रश्न है 25वां, डैश 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 एक फाइल है जो मूल्यों को अलग करने के लिए अल्प विराम और रिकॉर्ड को अलग करने के लिए नई पंक्ति का उपयोग करके डेटा को सारणीबद्ध प्रारूप में संग्रहित करती है। इसका उपयोग आमतौर पर स्प्रेडशीट के लिए किया जाता है। इसके 4 उत्तर है, CSV, DBA, DOC, JPG। तो इसका सही उत्तर है A, CSV। ये इसका मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, जो कि हमारे क्वेश्चन में ही दिख रहा है कि हम कॉमा का प्रयोग करेंगे, अल्प विराम का प्रयोग करेंगे, जो कि डेटा को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए यूज किया जाएगा। जबकि DBA का अर्थ होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, DOC डॉक्यूमेंट फाइल होती है, JPG इमेज फाइल होती है, जॉइंट पिक्चर ग्राफिक्स। तो इसलिए सही उत्तर है CSV। 26वां प्रश्न है, MSO ID किससे संबंधित है? SSO ID किससे संबंधित है? 4 उत्तर दिए, फेसबुक, IRCTC, ई मित्रा, जीमेल। तो ई मित्रा से संबंधित है, सही उत्तर है ई मित्रा C। SSO का मतलब होता है सिंगल साइन ऑन, और जब आप SSO ID बनाते हो तो ई मित्रा की सेवाओं को आप एक्सेस कर सकते हो। 27वां क्वेश्चन है, रिसाइकल बिन का क्या कार्य है? 4 उत्तर दिए हैं, हटाई गई फाइल को संग्रहित करना, अस्थायी फाइल संग्रहित करना, दूषित फाइल संग्रहित करना, दस्तावेज फाइल संग्रहित करना। तो इसका सही उत्तर है A। जब हम कोई भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाके स्टोर हो जाती है, जहां से हम उन्हें पुनः रिस्टोर कर सकते हैं। इसलिए इसका कार्य है रिसाइकल बिन का, कि जो भी फाइल हमने डिलीट किए उन्हें स्टोर करके रखता है। अगला प्रश्न है, ICT का मतलब है? 4 उत्तर दिए, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंट्रा कॉमन टर्मिनोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरकनेक्टेड टर्मिनल्स। तो इसका सही उत्तर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है 29वां, प्रेजेंटेशन एक संग्रह है। 4 उत्तर दिए, चार्ट का, वर्कबुक का, वर्कशीट्स का, स्लाइड्स का। तो इसका सही उत्तर है स्लाइड्स का। कई सारी स्लाइड्स को मिलाकर एक प्रेजेंटेशन बनता है, जबकि कई सारी वर्कशीट्स को मिलाकर वर्कबुक बनती है। वर्कबुक एक्सेल पर बनाई गई फाइल को कहते हैं, और चार्ट वर्कबुक और वर्कशीट्स के अंदर हम डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, ग्राफिकली प्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। अगला प्रश्न है 30वां, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य डैश 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 को प्रोसेस करना है और उसे सूचना में परिवर्तित करना है। 4 उत्तर दिए, बिजली, डेटा, कच्चा माल, पानी। तो इसका सही उत्तर है B, डेटा। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, डेटा को ही हम कंप्यूटर पर प्रोसेस करके, कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है उसमें ही सबसे पहले हम कहते हैं कि रॉ डेटा को प्रोसेस करके मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। तो इसलिए इसका सही उत्तर है B।
अगला प्रश्न है 31वां, डैश 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 एक इम्पैक्ट प्रिंटर है और डैश 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 एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। 4 उत्तर दिए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो इसका सही उत्तर है इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में जब हम कोई भी की प्रेस करते हैं तो उसके पंच कार्ड पेपर पे जाके टकराता है, पेपर पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से भी जब प्रिंटिंग होती थी तो रिबिन पेपर से टकराता था और रिबिन पे वो कीज टकराती थी तो उनका इम्पैक्ट पड़ता था। जबकि इंकजेट प्रिंटर में ऐसा कोई असर नहीं होता है, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। तो इसमें नोजल से स्याही फैलती है, इसलिए इसका सही उत्तर है ए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर। 32वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन रैम और रोम के लिए सत्य है। 4 उत्तर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहले वो ऑप्शंस देखें। पहला ऑप्शन है रोम रियल ऑप्टिकल मेमोरी है। दूसरा है रैम उन निर्देशों को संग्रहित करता है जिन पर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं। तीसरा है रोम बायस को संग्रहित करता है। चौथा है रैम उपयोगकर्ता को डेटा पढ़ने और लिखने की अनुमति प्रदान करता है। 5वां है बिजली बंद होने पर रैम और रोम अपना डेटा खो देते हैं। तो इसके लिए जो विकल्प दिए, उत्तर दिए हैं वो भी मैं आपको बता दूं। पहले में दिया है केवल ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 4 सही है और ऑप्शन 5 सही है। दूसरे में ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 सही है। तीसरे में ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 सही है। चौथे में केवल ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 और ऑप्शन 5 सही है। तो पहले अपन एक बार वापस से ऑप्शंस को देखें। रोम रियल ऑप्टिकल मेमोरी है तो ये गलत है, इसलिए ऑप्शन 1 सही नहीं है। दूसरा रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी उन निर्देशों को संग्रहित करता है जिन पर आप वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है, हम वर्तमान में कार्य रैम पर करते हैं। रोम रीड ओनली मेमोरी बायस को संग्रहित करता है, तो ये भी सही है। रीड ओनली मेमोरी में ही बायस के जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के, वो वहाँ पर ही स्टोर होते हैं। तो दूसरा और तीसरा दोनों जो कथन है वो दोनों सत्य हैं। चौथा देखें, रैम उपयोगकर्ता को डेटा पढ़ने और लिखने की अनुमति देता है, तो ये भी सही है। जब भी हम कोई फाइल को पढ़ते हैं तो पहले वो प्राइमरी मेमोरी में यानी रैम पे आती है और वहाँ पे वो ओपन होती है जिस पे हम लिखने और पढ़ने का कार्य करते हैं, तो तीसरा भी सही है। चौथा है बिजली बंद होने पे रैम और रोम अपना डेटा खो देते हैं, तो ये गलत है क्योंकि बिजली बंद होने पे रैम का डेटा तो मिट जाता है, पर रोम में जो जैसे कि हमने कहा है कि बायस की सेटिंग को स्टोर करके रखता है तो वो नहीं डिलीट होता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर है बी, केवल सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अगला प्रश्न है 33वां, डैश 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 एक प्रणाली है जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों से सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया जाता है। 4 उत्तर दिए, OCR, मिडी, MICR, RTGS। तो इसका सही उत्तर है मिडी। मिडी का अर्थ होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, और इसी से समझ में आ गया कि म्यूजिक से संबंधित यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी संगीत वाद्य यंत्रों के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 34वां, डैश 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 का उपयोग जानकारी एकत्र करने, विश्लेषण, सर्वेक्षण बनाने के लिए किया जाता है। 4 उत्तर दिए, गूगल शीट, गूगल फॉर्म, गूगल डॉक्स, गूगल ड्रॉ। तो इसका सही उत्तर है गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म पे हम एक फॉर्म सर्वे करने के लिए एक फॉर्म डिजाइन करते हैं जिसमें कई तरह की इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं और बाद में उनको एनालिसिस कर सकते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। 4 उत्तर दिए, OCR, लाइन प्रिंटर, CRT मॉनिटर, स्पीकर। तो इसका सही उत्तर है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशंस। या इसके द्वारा हम किसी भी डॉक्यूमेंट के पार्ट को मशीन पठनी रूप में परिवर्तित कर देते हैं, ये एक इनपुट डिवाइस है। जबकि लाइन प्रिंटर प्रिंटिंग करता है, CRT मॉनिटर भी आपको रिजल्ट डिस्प्ले करके देता है और स्पीकर भी आपको साउंड फॉर्मेट में रिजल्ट डिस्प्ले करके देता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर है OCR, जो कि एक इनपुट डिवाइस है। मेरा विश्वास है कि आपने अपना पेपर चेक कर लिया होगा इन आंसर्स के साथ और आपने पता लगा लिया होगा कि आपको इस पेपर में कितने मार्क्स मिलने वाले हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों को ताकि वो भी अपने पेपर को चेक कर सकें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।